वॉइस प्रॉपर्ली आ पा रही है आप लोगों को? इको वगैरह तो नहीं ना? ठीक है, ओके फाइन। तो देखिए, सबसे पहला ऐसे मान लीजिए कि दुनिया में सिविलाइजेशंस जो होती हैं यानी सभ्यताएं जो होती हैं वो किसी ना किसी रिवर के पास ही मिली है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे आसानी से वाटर मिल जाता है, और जब भी कहीं पे आसानी से वाटर मिल जा रहा है ना, तो खाने की दिक्कतें खत्म हो जाती है। जैसे आप लोग जानते ही हो, अगर पानी अवेलेबल है, भरा हुआ है पानी, तो पीने का पानी दिक्कत खत्म हो गई नदी में। दूसरी बात, नदी है तो फिश वगैरह भी होंगी, तो आपका फूड भी सॉल्व हो गया। इसलिए जितनी भी सिविलाइजेशन मिली हम लोगों को दुनिया में कहीं भी अगर हम देखेंगे, तो वो किसी ना किसी रिवर बैंक के किनारे, मतलब रिवर के किनारे मिलेंगी आप लोगों को। उन्हीं में से हम लोग इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में होगा क्या। सबसे पहले हमें की पॉइंट क्या ध्यान रखने हैं, जो किसी भी सिविलाइजेशन का टाइमिंग हमें एक तो आइडिया होना चाहिए। जब टाइमिंग आपको मालूम पड़ गया, तो वहां कल्चर आप देखिए कि कल्चर किस तरीके का है। कल्चर के बाद वहां पे देखिए कि कोई रिलीजियस एक्टिविटी होती थी या नहीं होती थी, प्लस उसका करंट टाइम में क्या कनेक्टिविटी है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, बार बार हम लोग फुल फॉर्म नहीं बोलेंगे, तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया आईवीसी। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी आईवीसी। जो हिस्ट्री है हड़प्पा की, अब समझिएगा कि हड़प्पा अपने आप में कोई नाम नहीं है, हड़प्पा नाम हम लोगों ने दिया है। मतलब जिन लोगों ने भी इसको एक्सक्वेट किया होगा वो इसको नाम दे रहे हैं। कब की बात है? 2500 बीसी। अब देखो, एक चीज होती है बीसी एसी, ये आप लोगों को इनका थोड़ा फुल फॉर्म नहीं मालूम होगा, तो आप लोगों को एक बार ये जान लेना है कि बीसी क्या होता है ना, एडी क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। अगर मैं नॉर्मली की फुल फॉर्म की बात करता हूँ, तो क्राइस्ट के जन्म से पहले की बात हो रही है बीसी। तो मोटा मोटा समझो आपकी, जब से हमारी साल, मतलब ये जो ईयर स्टार्ट हुआ है, वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यानी क्राइस्ट के जन्म के बाद वाली कहानी है। और उससे भी लगभग 2500 साल पहले की हम लोग बात कर रहे हैं। तब हम लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मालूम पड़ा। हालांकि कई जगह लिखा रहता है 10,000 साल, 15,000 साल, है ना, ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, बट ऑथेंटिक सोर्स ये वाली डेट बताते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन है कि इंडियन हिस्ट्री कब से स्टार्ट हुई, तो हमको मालूम पड़ गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जब हमें मालूम पड़ा, तब से हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन thrived in the western part of South Asia, spanning present day Pakistan and Western India। कहने वाली बात यह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, करंट टाइम में अगर हम बात करते हैं, तो चाहे अभी की बात कर लीजिए, पहले की बात कर लीजिए, एशिया की बात करते हैं, तो एशिया के कौन से पार्ट में है? साउथ एशिया के वेस्टर्न साइड में। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इंडिया जो है ना, इंडिया वो साउथ एशिया में आता है। बाकी तो ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे आपको। इंडिया साउथ एशिया में आता है, और साउथ एशिया का वेस्टर्न साइड, यहाँ पे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन मिलेगी। और साथ ही साथ आप ये भी चेक कर सकते हो कि इंडस रिवर जहां जहां होगी फ्लो हो रही है, ठीक है, इंडस रिवर का जो फ्लो होगा ना, उसी को हम लोग क्या बोल रहे होंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन। करंट टाइम में मेजोरिटी पार्ट जो है इंडस वैली का, वो कौन सी कंट्री में आता है? पाकिस्तान में। ध्यान रखिएगा, मेजोरिटी जो एक्सक्वेशन हुआ, एक्सक्वेशन मतलब खुदाई की गई और जो पुरानी चीजें मिली, वो इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले ही कर लिया गया था। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद तो हमने बाकी दूसरे एरिया आइडेंटिफाई करे हैं, लेकिन हड़प्पा जो है वो इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले ही एक्सक्वेट हो गया था। वो अभी मैं आपको बताऊंगा। थर्ड थिंग देखिए, अमंग द एंशियंट अर्बन सिविलाइजेशन, तो अर्बन का मीनिंग होता है सिटी, सिटी टाइप की, यहाँ पे सिटी के बारे में बात की जा रही होती है। सिविलाइजेशंस ऑफ इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया एंड चाइना, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नोटेबल फॉर इट्स एक्सटेंसिव टेरिटरीज। इसका मतलब क्या हुआ? पुराने जमाने में अगर हमें सिटी, अर्बन डेवलपमेंट कहीं देखने को मिलता है, तो कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? एक तो इजिप्ट में देखने को मिलेगा, मेसोपोटामिया में, इंडिया में और चाइना में। और इन सभी में भी अगर हम बात करते हैं, तो इंडस वैली जो एरिया है, वहां सबसे ज्यादा आपको एरिया देखने को मिलेंगे डेवलप्ड। डेवलप का मीनिंग क्या होता है? इस तरीके, मतलब आज भी जब हमने खुदाई की ना, तो हमें ऐसी फोटो मिल रही है। ये सब कुछ मिट्टी में दबा हुआ था, बाद में मिट्टी हटाई गई, तो इस तरीके से हमें मिला। और ये स्ट्रक्चर देख के आपको मालूम पड़ रहा है कि यार बहुत प्लानिंग करके बनाया गया होगा, कोई भी चीज रैंडम नहीं बनाई गई है। और क्योंकि लोग ज्यादा रह रहे थे, तो इसे हमने क्या नाम दिया? अर्बन। अर्बन है, सिटी है, और प्लानिंग की गई होगी यहाँ पे।
ठीक है, ये रियल साइट है, जब भी आपका मन करे और आप कहीं भी घूमने घूमने जाते हो तो आप ये देख भी सकते हो, जो भी जगह होंगी उनके बारे में हम बताएंगे भी आपको। तो ये रियल साइट होगी आपकी। अब देखिए आगे, अब ये काम कौन करता है, कौन पता लगाता है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी साइट्स होंगी। ये पता लगाने का काम है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, जिसे हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI के नाम से जाना जाता है। अभी कब बनाया गया, तो पहली पॉइंट 1920s के अंदर। और देखो 1920s जब मैंने बोला तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले की बात हो रही है। और जब इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले की बात हो रही है तो किसने बनाया होगा, ब्रिटिशर्स ने बनाया होगा, पहली चीज। तो 1920s में द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया कंडक्टेड एक्सकवेशन, एक्सकवेशन नहीं, खुदाई का काम स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। कौन से वाले जोन में, इंडस वैली वाले एरिया में। और यहाँ पे इनको दो सबसे पुराने बोल सकते हो आप लोग डिस्कवरीज मिली। कौन कौन सी, एक है मोहनजोदारो और दूसरा है हड़प्पा। ये दो इनको एरिया मिल गए। ऑब्वियसली बात है, नाम हम लोगों ने दिए, ठीक है। उस टाइम डायरेक्टर जनरल कौन है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, तो ध्यान रखिए 1920s में जॉन मार्शल, द डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये उस टाइम आर्कियोलॉजिकल सर्वे को हेड कर रहे थे एक तरीके से। अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली टू द वर्ल्ड इन 1924। अब देखो होता क्या है ना, ऐसा नहीं कि आज कुछ मिला और आज ही का आज ही अनाउंस कर देंगे, नहीं, पहले उसको पता लगाया जाता है कि सच में ये एंशियंट चीजें हैं नहीं है, प्लस उनका सिग्निफिकेंस क्या है। तो 1921 में बेसिकली मिलना स्टार्ट होते हैं, लेकिन इनको कब लिखा, मतलब पब्लिक किया जाएगा पब्लिक के सामने 1924 में जाकर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर बात। इसकी आप फोटो भी देख सकते हो, जॉन मार्शल जो सर हैं। अब हालांकि कहीं पूछा नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा हल्का फुल्का आपको आइडिया होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट देखिए, हम वन बाय वन हर एक सिविलाइजेशन की बात करेंगे और वहां उस सिविलाइजेशन में क्या क्या मिला वो देखेंगे। हालांकि इसमें से कोई एक आध क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर, इसे थोड़ा ध्यान रखना है आपको। देखिए, तो सबसे पहली साइट कौन सी है, हड़प्पा। कब डिस्कवर हुआ, 1921 में। ये ईयर जरूर ध्यान रखनी है आपको, 1921। कौन ने डिस्कवर किया, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। कहाँ पे है करंट टाइम में, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, जो इंडस की सब एक ट्रिब्यूटरी है, इन मॉन्टगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, जो करेंटली कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में हड़प्पा साइट मिली थी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें मिली, सैंड स्टोन स्टेच्यू ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, हमें मानवीय कृत, मैं भी फोटो दिखाऊंगा आपको, एक स्टैचू मिला है इंसान का। दूसरा ग्रेनरीज, ग्रेनरीज होते हैं जहां पे अनाज भर के रखा जाता है, तो ग्रेनरीज मिले, कहाँ मिले, हड़प्पा में। दूसरा है ब्लक कार्ट, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी जैसा अपन को स्ट्रक्चर मिला, ठीक है। और ये वो साइट है जिसे अपन बोल रहे होते हैं हड़प्पा, ठीक है, सबसे पुरानी यही है। दूसरा है मोहनजोदारो, किसने डिस्कवर किया, ये देखिए ध्यान रखिएगा, मोहनजोदारो का मीनिंग क्या होता है, माउंड ऑफ डेड, है ना, मृतकों का टीला बोलते हैं हिंदी में इसको, यानी मरे मृतकों का टीला, ढेर लगा हुआ है इस तरीके से। इसका नाम है मोहनजोदारो। किसने डिस्कवर किया, RD बैनर्जी ने। कब, 1922। अब थोड़ा याद करो, हड़प्पा कब था, 1921 में। मोहनजोदारो का हो गया एक साल के बाद, 1922। कहां पर है ये, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस, ऊपर वाला कब था, रवि रिवर के पास था। ये कहां पर है, इंडस में है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। और ये पंजाब भी कहां चला गया, अभी पाकिस्तान के अंदर। ये बार बार पढ़ने होंगे आपको, मैच करने के लिए आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ क्या क्या मिला, यहाँ एक तो ग्रेट बाथ, बड़ा स्विमिंग पूल एक तरीके से बोल सकते हो आप, वो मिला। ग्रीनरी, जहाँ पे अनाज का भंडार रखते होंगे वो। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ये फोटोज में भी आपको दिखा दूंगा सारी की सारी, कि ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल
तांबे की बनी हुई एक गर्ल का स्टेचू मिला है अपन को। फिर सील ऑफ पशुपति, जिन्हें हम लोग महादेव बोलते हैं, ठीक है। स्टेटाइट स्टेच्यू ऑफ द बियर्ड मैन, है ना, मिट्टी का बना हुआ एक स्टेचू मिला बना हुआ, बियर्ड मैन दाढ़ी के साथ। अ पीस ऑफ वुमेन कॉटन, है ना, कॉटन की बनी हुई चीजें या फिर बुना हुआ कॉटन, ये अपन को मिला। कॉटन यानी कपास, ठीक है। ये रियल साइट है, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, ये फोटो है इसकी, ये जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रही होगी। आज भी ये लोग मतलब आप लोग देखने जा सकते हो, साइट आपको ये मिलेगी। और कौन सा एरिया है अच्छा, मतलब जो फेमस है अभी के लिए, वो है सुत कांगेडोर। कब एक्सकवेट किया गया? 1929 में। कहां पर है? साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बलूचिस्तान। आपने बहुत बार नाम सुना होगा, इंडिया का डिस्प्यूट चलता रहता है बलूचिस्तान में, ठीक है। और कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर, ऑन द्रास रिवर, एक रिवर है उसके पास। क्या मालूम पड़ा यहाँ पे कि ये इन लोगों का ट्रेड पॉइंट है, ट्रेड पॉइंट बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलोन। बेबीलोन एक जगह थी पुराने जमाने में, है ना। आपने अगर सिकंदर का नाम सुना हो, अलेक्जेंडर सिकंदर, तो आपको मालूम पड़ेगा बेबीलोन मतलब पुरानी सभ्यताएं हैं। तो वहां और इंडिया के बीच में ट्रेड वाला पॉइंट था। अब थोड़ा सा आ जाइए, ये मैप देखते हैं थोड़ा गौर से। देखिए यहाँ पे, अगर इस मैप को आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैं एक बार मैप में इंडस रिवर बना रहा हूँ, फिर आप देखिएगा कि जितने भी मतलब ये इंडस जो है, इंडस की ट्रिब्यूटरी है ये, चेनाब, रावी, ठीक है, ये सारी की सारी रिवर, और ये इंडस कुछ इस तरीके से जाके अरेबियन सी में मर्ज हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, ये सारी वो मार्किंग है, ये सारे वो पॉइंट है जहां पे कुछ ना कुछ एक्सकवेशन पर मिला हम लोगों को। तो आप देख रहे हो कि जहां जहां रिवर सिचुएटेड है ना, वही वही मिल रहा है आपको कुछ ना कुछ। इसमें सबसे टॉप पर बात करते हैं, यहाँ पे है मांडा। देखो ये मांडा देख रहे हैं। फिर ये मोहनजोदारो है जिसकी अपन लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चहुंदारो, ये धोलावीरा, ठीक है। लोथल, ये वो नाम है अपन लोग बार बार पढ़ेंगे। रंगपुर, देन बनावली, कालीबंगन, और एक नाम सुना होगा आपने, राखीगढ़ी, है ना, वो भी एक एक्सकवेशन की साइड है, राखीगढ़ी। ये जो मैंने आपको सर्कल कर दिया, ये नेम फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, है ना, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। हालांकि नेम और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको इन पर थोड़ा फोकस करना होगा, ठीक है। ऐसे ही मैप में मार्क करने के लिए भी ये आ सकता है। मार्क करने का मतलब ये हुआ कि पॉइंट बना देंगे, वो बताना होगा कि कौन सी जगह है ये। इस तरीके से एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ये वाली चीज। तो जैसे कि बात कर रहे थे अभी हम लोग प्लेस, तो अगला है चाहुंदारो। कब डिस्कवर किया गया? 1931 में एनजी मजुमदार ने डिस्कवर किया। कहां पर है? सिंध ऑन द इंडस रिवर, सिंध एरिया है, इंडस रिवर है। क्या क्या मिला यहाँ पे? बीड्स मेकर्स ऑफ, बीड यानी मन के, ठीक है, मोती वगैरह टाइप की चीजें। देन फुटप्रिंट ऑफ डॉग चेजिंग अ कार्ट, यानी अब ये तो कैसे पता नहीं कैसे पता लगाया होगा इन लोगों ने, लेकिन फुटप्रिंट मिले हैं डॉग के, सॉरी कैट, कैट का पीछे करते हुए। तो ये मान सकते हो आपकी कैट भी थी उस जमाने में और डॉग भी था, दोनों चीजें थी, उसके इनको एविडेंस मिले। ये साइट है चहुंदारों की, ठीक है, ये वाली एरिया। ऐसे ही खुले जंगल टाइप की चीजें होती है, वहां पे ये एक्सक्यूट करने में मिलती है चीजें। फिर अगला है आमरी। आमरी ये जगह है, किसने डिस्कवर किया? एनजी मजूमदार ने 1935 में, इंडस रिवर के किनारे पर है, और यहाँ पे एंटीलोप का एविडेंस मिला है। ये स्पेशल हो सकता है एनिमल, मतलब एक तरीके से वाटर में रहता है, ठीक है, एंटीलोप। जानते हो क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? हाँ जी, हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम है? मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों तक? हाँ, वॉइस तो आ रही है ना? घड़ियाल, मगरमच्छ, ये वगैरह कुछ आइडिया है आप लोगों को? चलो कोई नहीं, गूगल करिएगा थोड़ा सा ना। बस ये कंफर्म कर दो, वॉइस तो आ रही है ना मेरी? ठीक है, आगे देखिए। फिर है कालीबंगन। कालीबंगन का मतलब काली चूड़िया, ठीक है ना, ये भी एक जगह है, 1953 में डिस्कवर की गई थी। अब हुआ ये कि अब इंडियन गवर्नमेंट को ये करना था कि यार
इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई है, मेजोरिटी पार्ट कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान के पास। तो इनको लगा यार अब इंडिया में भी कुछ एक्सप्लोर करना पड़ेगा, कुछ साइट्स होनी चाहिए। तो उसके लिए 1953 में ये एक डिपार्टमेंट बनाया गया हमारी कंट्री के अंदर, और वहां पे ये एक्सक्लूड की गई कि कहीं से कहीं पता लग जाए कुछ ना कुछ कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ मिल सकती है। तब ये मिला है कालीबंगन। यहाँ पे आपको आग के मतलब फायर के साक्ष्य मिलेंगे, यहाँ पे एविडेंस मिले हैं। वुडन प्लो यानी लकड़ी का हल वगैरह मिला है। कैमल बोन्स, कैमल की हड्डियां, ये सब कुछ चीजें मिली है। तो इसमें मालूम पड़ेगा कि इस टाइम तक आते आते लोगों को फायर के बारे में मालूम पड़ गया था, ठीक है ना, फायर क्या होती है, आग क्या होती है। फिर नेक्स्ट प्लेस है लोथल। लोथल आर राव ने डिस्कवर किया 1953, गुजरात ऑन भोगा भोगवा रिवर, ठीक है, नियर गल्फ ऑफ कैम्बे। कहां पर है, भोगवा रिवर नियर गल्फ ऑफ कैम्बे। तो यहाँ पे हो गया लोथल। अब यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है आपको, सबसे पहले लोथल में फर्स्ट टाइम उनको मैन मेड पोर्ट के बारे में मालूम पड़ा। पोर्ट यानी जहाँ पे जहाज वगैरह आके रुकते होंगे पानी के। डॉकयार्ड, जहाँ पे जहाज ठहरते हैं, ठीक है। राइस हस्क, चावल का भूसी, ठीक है। फायर अल्टर मतलब आग की कुछ चीजें। और चेस प्लेइंग, चेस के बारे में मालूम पड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोथल के लिए, ध्यान रखना। पोर्ट सिटी बोलते हैं पुराने जमाने की इसको। लोथल को क्या बोलते हैं, पोर्ट सिटी। लोथल क्या हो जाएगा हमारा, पोर्ट सिटी हो जाएगा। गॉट इट। अगला देखिए, नेक्स्ट प्लेस है सुरकोटड़ा। जेपी जोशी ने 1964 में डिस्कवर किया गुजरात के अंदर। यहाँ पे हॉर्स की बोन्स मिली है और बीड्स यानी मनके हैं। ये आपको याद करना होगा, और इनका कोई तरीका नहीं है क्योंकि नेम दिए हुए हैं और नेम को डायरेक्टली याद ही करना होगा। ये फोटोज बस इसलिए है कि थोड़ा आपको आइडिया लगे, लेकिन आपको हर जगह एक जैसी टाइप की ही मतलब फोटो दिख रही होगी, क्योंकि बहुत पुरानी बातें हो चुकी है ये। अब बस वही बचा है, रिमेन्स टाइप की है जो एंड में बच सकती थी, तो ये रिमेन्स है। नेक्स्ट है बनावली। बनावली को डिस्कवर करने वाला इंसान था आर एस बेस्ट। कब डिस्कवर किया, 1974 में। कहाँ मिलता है, हिसार, डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। मतलब ये अपनी बहुत बड़ी चीज थी। बनावली में कहाँ मिल गया, हरियाणा के अंदर मिल गया। क्या क्या मिला यहाँ पे हमें, बीड्स यानी मन के मिले, बारले यानी धान वगैरह के बारे में कुछ मालूम पड़ गया। और ये एविडेंस है जो बताते हैं हड़प्पा और उससे पहले के कल्चर के बारे में। और ऐसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ बनावली में देखने को मिल सकता है। ये भी साइट है और ये अपने आराम से देख सकते हो, हरियाणा के अंदर ही है। फिर अगला है धौलावीरा। धौलावीरा को डिस्कवर किसने किया, आर एस बिस्ट ने 1985, गुजरात, रन ऑफ कच्छ। यहाँ पे आपको वाटर की रिजर्वियर और वाटर को कैसे हार्सनिंग करना है, कैसे रखरखाव करना है, उसके बारे में मालूम पड़ता है। तो ये तो कुछ प्लेसेस हो गए जिनके नेम आपको रट्टा मारने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे कि कौन सी ईयर में कौन से एरिया को डिस्कवर किया गया और किसने किया। अब आते हैं हम लोग थ्योरी पार्ट। तो फेजेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे हम एक इंसान के बारे में समझते हैं तो उसके फेजेस होते हैं कुछ, कि बचपन, फिर यंग एज हुई, फिर ओल्ड एज हुई, फिर एक्सट्रीम ओल्ड हो गया। ऐसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है अर्ली हड़प्पन फेजेस। अर्ली हड़प्पन का मतलब ये होगा कि टाइम जो होगा वो कितना होगा, 3300 से लेके 2600 बीसीई। ध्यान रखना, करंट से 3300 साल पहले से लेके 2600 साल, इस तरीके से बोलते हैं इसको। तो ये वो इनिशियल टाइम है जब अर्बनाइजेशन होगा और इंडस वैली सिविलाइजेशन इमर्ज होगी, और बाद में डिफरेंट डिफरेंट सेटलमेंट बनेंगे। सेटलमेंट समझते हो क्या होता है, जहां पे लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं उसे बोलते हैं सेटलमेंट्स। और फिर बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क होंगे और अर्बन सेंटर डेवलप होंगे। अर्बन सेंटर है, सिटियां बन जाएंगी। सिटी, सिटी मतलब उस जमाने के हिसाब से सिटी, आज के हिसाब की सिटी नहीं। तो ये तो हो गया अर्ली। अर्ली में आपको ईयर ध्यान रखना है, 3300 से लेके 2600 बीसीई। गॉट इट। अगला देखिए, सेकंड फेज है मैच्योर फेज। मैच्योर मतलब जब कोई भी सिविलाइजेशन अपने पीक पर होती है। जैसे एक यंग पर्सन होता है वो मैच्योर होता है तो अपनी फुल पावर में होता है उस टाइम, उसी को हम लोग बोलते हैं मैच्योर फेज। और ये मैच्योर फेज है 2600 से लेके 1900 बीसीई का। और इस मैच्योर फेज में हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये लोग प्लानिंग करेंगे दूसरी सिटीज से ट्रेड करने की। और यहाँ पे डेवलप होगा एडवांस सिटी प्लानिंग, सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम और एक्सटेंसिव
ट्रेड नेटवर्क। मीनिंग क्या होता है कि सिटी को डेवलप करने का एक प्लान बनाया जाएगा कि वर्टिकल या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए सिटी, है ना। ड्रेनेज किस तरीके से है, वाटर के ट्रीटमेंट की अरेंजमेंट किस तरीके से है, और साथ ही साथ कौन मेसोपोटामिया, मिस्र, इजिप्ट, इनका ट्रेड होंगे लोग, है ना। ये सब कुछ इसमें आएगा मैच्योर फेज में। आपको ईयर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ जाइए लेट हड़प्पन फेज। लेट हड़प्पन यानी अब थोड़ा थोड़ा खत्म होने के साइड में आ जाएगा ये। तो ये टाइमिंग कौन सा है, 1900 टू 1300 BCE। और इसमें ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। डिक्लाइन कैसे हो रही है, क्या सब कुछ है, वो उसके बारे में थोड़ा सा अभी हम लोग पढ़ेंगे। रूट चेंज कर देंगे ये लोग, हिस्टोरियन अलग अलग डिबेट है इस चीज में, ध्यान रखना। इन चीजों को कभी भी कोई क्लियरली नहीं बोल सकता कि ऐसा हुआ होगा, इस पर डिबेट रहती है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हमें समझते हुए रहना है। ड्यूरिंग द अर्ली हड़प्पन फेज विच कॉरस्पॉन्ड टू द हड़का फेज। स्टार्टिंग के हड़प्पन फेज को हड़का फेज बोलते हैं। हड़का क्यों, क्योंकि इस टाइम में जितने भी लोग रह रहे थे वो घाघरा और हकरा रिवर, इन दोनों के रिवर के आसपास रह रहे थे, तो इसको हमने क्या नाम दिया, हकरा फेज। तो ये टर्म कई बार पूछा गया है। हकरा फेज क्या होता है, वो टाइम जब लोग घाघरा घग्गर रिवर, घग्गर वो लोग, आप लोग इसको घग्गर प्लस हकरा रिवर के पास रह रहे थे, और यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट ही हुआ था। और ये पीरियड कब का है, लगभग लगभग 3300 के आसपास। और इसके बाद धीमे धीमे देन आगे डेवलपमेंट होगा और अलग अलग क्रॉप्स ग्रो होना स्टार्ट होंगे, है ना। ये सारी क्रॉप्स ग्रो होना स्टार्ट हो गई। तो ध्यान रखिएगा कि हम एग्रीकल्चर बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं। जब हम अपनी कंट्री को बोलते हैं ना कि हमारी सिटी, वो कंट्री जो है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो ये एग्रीकल्चर जो है वो हड़प्पन टाइम से हो रही है, बहुत पुराने जमाने से। तो ये नेम है ना, पीस, सीसेम, सीड्स, डेट्स एंड कॉटन, इनकी एग्रीकल्चर की जा रही थी, ये क्रॉप ग्रो की जा रही थी उस जमाने में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगला और क्या डेवलपमेंट हो रहा है। फिर अर्लीस्ट इंस्टेंसेस ऑफ द इंडस स्क्रिप्ट्स डेट बैक टू 3000 BC, indicative of the civilization evolving sophistication in communication and record keeping। तो पहली चीज तो क्या हो गई, तो कहीं पे भी पूरी दुनिया में पहला काम होता है खाने का अरेंजमेंट करना। खाना कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे वो लोग, कम्युनिकेशन। फिर अपने रिकॉर्ड्स को रखना। रिकॉर्ड्स रखने के लिए क्या बनाया जाएगा, सील बनाई जाएंगी, लैंग्वेज डेवलप की जाएगी, स्क्रिप्ट बनेगी, ABCD लिखी जाएगी, वो सब कुछ चीजें। और फिर धीमे धीमे लार्जर अर्बन सेंटर्स बनेंगे। लार्जर अर्बन सेंटर का मतलब होता है लोग वहां पे ज्यादा रहना स्टार्ट कर देंगे। पहले 200, 50,000 ऐसे बढ़ते हुए नंबर चले जाएंगे। देन हम जानते हैं जो डेवलप्ड सिटी थी वो कौन कौन सी थी, हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, लोथल है। ये उस टाइम के सबसे एडवांस एरिया मान सकते हो आप, उस जमाने के हड़प्पन टाइम के। आगे देखिए, एक जगह है कोट दिजी। ये वो एरिया है जब हमें ये मालूम पड़ता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने पीक पर पहुंच गई है। मतलब एक्सटेंसिव जितना हो सकता है उतना हो जाएगा। अब उसके बाद खत्म, अब ये डाउनग्रेड होना स्टार्ट हो गया। हालांकि ये चीजें कई लोगों को पहली बार सुनने में अजीब लग रही होंगी, क्योंकि आपने पता नहीं पहले लास्ट टाइम कब पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको सुनना है। 2-4 बार पढ़ोगे ना, इजी लगने लग जाएगा। ये जो अभी हमने ऊपर बात की थी मैच्योर फेज, ये वही फेज है और यहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा होगा, जितने भी रोड नेटवर्क है, सिटी प्लानिंग हो, सब कुछ, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट का ही यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है हमने आपको। अब तीसरा जो फेज है वो कौन सा है, डिक्लाइन वाला है। तो ध्यान रखिएगा, डिक्लाइन में क्या बोला जाता है, डिक्लाइन कुछ कॉजेज है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों डिक्लाइन हो गई, उसके भी कॉजेज अभी हम बताएंगे आपको कि कैसे ज्यादा सिटीज जो थी वो खत्म हो जाएंगी। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो भी अब किया गया बाद में, उसमें हमें कुछ ये एविडेंस भी मिलेंगी कि कैसे ये सोसाइटी या फिर कैसे ये सिविलाइजेशन खत्म हुई होगी। तो ये पेज पढ़ने के काम का है नहीं, जो ऊपर आपने पढ़ लिया उतना काम का है। अब आइए पहली चीज जो अभी हम बार बार बात कर रहे थे कि ये एक प्लांट सिटी है, टाउन है, कैसे है। तो यहाँ पे टाउन प्लानिंग की गई थी और स्ट्रक्चर्स कैसे बनते थे वो देखेंगे। टाउन कैसे है, पहले फोटो समझ लो, ऐसा कुछ होता होगा उस जमाने में, है ना, ऐसा कुछ बना हुआ होगा। तो अभी क्या चीज है उसे समझते हैं। तो पहली, द हड़प्पन कल्चर वाज नोन फॉर इट्स
सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग। पहली चीज, हड़प्पा का कल्चर जाना जाता है अपने सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग के लिए। मतलब जो घर होंगे ना वो लाइन में बने होंगे, मन मुताबिक नहीं कि जहां चाहा वहां बना दिया। सिस्टमेटिक का मतलब ये होता है कि एक लाइन में घर होंगे, सीवर का अरेंजमेंट होगा, वाटर निकाला जाएगा, किचन वगैरह का अरेंजमेंट घर के अंदर होगा, इस तरह की बातें उसे बोलते हैं सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग। फिर कौन कौन सी सिटीज आती है इसमें? तो सिटीज लाइक हड़प्पा, मोहनजोदारो हैज डिस्टिंक्ट सिटाडेल्स और एक्रोपोलिसेस पोटेंशियली रिजर्व फॉर द रूलिंग क्लास। ध्यान रखना, सिटाडेल का मीनिंग होता है हाई रेज्ड एरिया, ऊंचा उठा हुआ एरिया। और जब भी कभी कहीं पे आपको एक पोडियम, एक स्टेज दिखाई पड़े, तो आप क्या समझ जाओगे कि स्टेज पर कौन आ रहा होगा? हाई क्लास आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपको सिटाडेल मिलते हैं, हाई रेज्ड एरिया मिलते हैं, जो किसके लिए रिजर्व होंगे? रिच लोगों के लिए। तो हमें ये भी मालूम पड़ता है कि सोसाइटी दो ग्रुप में डिवाइड थी, रिच एंड पुअर। अब आगे देखिए, बिलो द सिटाडेल देयर वाज अ लोअर टाउन। फिर ये बोल रहे हैं कि देखो, एक तो ऊंचा उठा हुआ एरिया था और फिर कुछ एरिया के ना नीचे की तरफ था। तो हम एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जो सिटाडेल हाई राइज्ड एरिया रहा होगा वो रिच लोगों के लिए रहा होगा, वहां पे रिच लोग आते होंगे। और जो लोअर टाउन है वो रहा होगा कॉमन लोगों के लिए या आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो लोअर टाउन था वो कंप्राइजेस ब्रिक हाउसेस, वो ईंट से बना हुआ था, वेयर द कॉमन पीपल लिव, जहाँ पे आम लोग रहते होंगे। और हाई रेंज एरिया रिच लोगों के लिए हो गया। आगे देखिए, नोटेबली द सिटी फॉलोड अ ग्रिड सिस्टम। ग्रिड ग्रिड का मतलब क्या होता है? घर आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते होंगे। घर एक दूसरे को आपस में 90 डिग्री पे कट करते होंगे, इसे बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। तो इन द अरेंजमेंट ऑफ हाउसेस शोकेसिंग एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग फॉर द एरा। और ये सबसे एडवांस माना जाता है उस जमाने का सिस्टम। कभी आप जयपुर जाएंगे तो जयपुर में भी आपको एक ग्रिड सिस्टम देखने को मिलेगा, ओल्ड सिटी के अंदर। ठीक है, तो ग्रिड सिस्टम वहां पर भी है। और कौन कौन साइट्स हैं? देखिए, एट साइट्स लाइक धौलावीरा, लोथल इन गुजरात, द एंटायर सेटलमेंट वाज फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड यानी किले थे, चारों तरफ से बंद हो रखी है, दीवार बनी हुई है, उसे बोलते हैं फोर्टिफाइड। विद एडिशनल इंटरनल डिवीजन विद इन द टाउन डिमार्केटेड बाय वॉल्स। और बाहर की तरफ तो दीवार बनी हुई है, प्लस अंदर भी डिवीजन है। तो इसे हम लोग समझ सकते हैं वो अपनी सेफ्टी पर ध्यान दे रहे थे, और प्लस वहां पे डिवीजन तो है ही, अपर कास्ट और लोअर कास्ट, रिच लोग और पुअर लोगों का। एक चीज ध्यान रखिए आपको, ये इस सिटी मैंने दिखा दी फोटो आपको। ये कुछ ये चीजें कुछ फोटोज मिली हैं, आप लोगों ने पहले भी कभी देखी होंगी। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सीट्स में स्क्रिप्ट मिली हुई है, सील जिसे बोलते हैं हम लोग। ये आराम से गूगल भी कर सकते हो, हालांकि कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ मिला है। और इन्हीं पर बेस्ड हमने कई सारी स्टोरीज भी डेवलप की है ओवर द टाइम बाद में। अब थोड़ा बात करते हैं एग्रीकल्चर का, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत जरूरी है। पहला काम फूड है, तो किस तरह का एग्रीकल्चर वहां पे हो रहा होगा? तो हड़प्पन विलेज ऑफन लोकेटेड नियर फ्लड प्लेन्स। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो भी पुराने जमाने में सिविलाइजेशन मिली वो किसी न किसी रिवर के पास थी, और रिवर के आसपास के एरिया को बोलते हैं फ्लड प्लेन। रिवर के आसपास के एरिया को क्या बोलते हैं? फ्लड प्लेन। तो वर adept at cultivating ample food grains to sustain their communities। और रिवर के पास है तो खूब सारा फूड ग्रेन ग्रो करते थे, जिससे वो अपनी कम्युनिटी को बना के रख पाए। They cultivated a variety of crops including wheat, barley, rye, peas, sesame, lentil, chickpea and mustard। अब इसमें इनकी मीनिंग जान लेना, एक बार गूगल करना, उनकी फोटो भी देख लेना कि किस किस की बात हो रही थी। इसके अलावा मिलेट्स have been discovered at sites in Gujarat, although the use of rice was comparatively infrequent। तो ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात ये कि यार ये लोग राइस बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करते थे, राइस कम ही ग्रो हो रहा है। मेजोरिटी पॉपुलेशन क्या खा रही है? मिलेट्स खा रही है। जबकि होना क्या चाहिए था, जहाँ पे वाटर बहुत ज्यादा होता है ना, वहां पे लोग राइस ग्रो करना चाहते हैं, राइस नहीं, पैडी पैडी यानी धान। लेकिन यहाँ पे धान उतना फ्रिक्वेंटली यूज नहीं हो रहा था। इसीलिए आप पुराने जमाने में सुनोगे, जब रामायण या महाभारत की बात करते हैं तो वहां पे बोलते हैं कि पायस यानी खीर बहुत रिच लोग यूज करते थे, क्योंकि कम बन रही है, चावल ही कम है, और कम है तो क्या हो जाएगा? रिच लोगों का फूड हो जाएगा वो। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग।
इस तरीके से। तो फ्रिक्वेंट यूज नहीं था पुराने जमाने में राइस का। आज के टाइम में हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, खूब खाते हैं। आगे देखिए, an intriguing aspect of the Harappa civilization is their pioneering cultivation of cotton, making them as among earliest society to do so. While archaeological evidences such as grain find suggest the prevalence of agriculture, reconstructing the specific agricultural techniques, practices of the time remaining challenges. कहने वाली बात यह है, उस टाइम में जब हड़प्पन सिविलाइजेशन थी तो ऑब्वियसली हमने देखा कि कुछ जगह पे कॉटन की फार्मिंग हो रही है। पहले की सोसाइटी होता है कॉटन की फार्मिंग ना करती हो, लेकिन बाद में ग्रेन्स के भी हमें एविडेंस मिल रहे हैं और कॉटन के भी एविडेंस मिले हैं। और हम ये भी समझ सकते हैं कि क्रॉप ग्रो करते हैं तो क्रॉप के फेल होने का खतरा होता है, तो इन लोगों को उन क्रॉप्स को फेल होने से बचाने का चैलेंज भी डील करना आता होगा। उसमें डिफरेंट डिफरेंट एग्रीकल्चरल टेक्निक यूज करते होंगे और प्रैक्टिसेस, जैसे आज के टाइम में हम लोग करते हैं, फ्लड आ गया, क्रॉप खराब हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं तो खराब हो जाता है, उस जमाने में भी ऐसा रहता होगा, तो उनको वो सब कुछ चीजें भी डील करना आती होगी। एक तो ये चीज। अब आगे आते हैं, यहाँ पे कुछ सील्स मिली है। सील जो मैंने फोटो आपको दिखाई थी वही है सील। सील मतलब ये इस तरह की चीज है, इन्हें बोलते हैं सील। ये सील किसी भी डायनेस्टी के बारे में बताती है कि वो डायनेस्टी किस टाइप की है, ठीक है। और ये सील मोस्टली टेराकोटा से बनी होती थी। टेराकोटा यानी एक तरह की मिट्टी मान लो आप। तो seals and terracottas sculptures from the Harappan civilization depict the presence of bull, suggesting familiar with these animals. अब ये भी चीज है कि उस जमाने में हम लोग कौन कौन से एनिमल को यूज कर रहे हैं, या फिर आप ऐसा बोलते हैं कौन कौन से एनिमल पालतू है और कौन कौन से एनिमल पालतू नहीं रहे हैं। तो बुल है ना, डॉग, ये पालतू रहे हैं। उस जमाने में भी आपको लॉइन वगैरह के एविडेंस नहीं मिलेंगे, तो इससे मालूम पड़ रहा है कि उस जमाने में भी लॉइन वगैरह पालतू नहीं थे। Archaeological findings indicate that oxen were likely utilized for ploughing based on extrapolation from the representation. अब देखो ऑक्सन, बैलों की बात की जा रही है कि उस जमाने में बैलों का काम क्या हो रहा है, खेत को प्लो करने में, यानी खेत जोतने के अंदर। आज भी हम लोग फार्म्स को प्लो करने के लिए यूज करते हैं ऑक्सन को। इट मींस बहुत कुछ सिमिलरिटी है तब में और अब में। Many Harappan sites are situated in semi-arid region where irrigation was probably essential for agriculture. अगर कोई साइट सेमी एरिड जोन में मिल रही है आपको, सेमी एरिड मतलब जहाँ पे बारिश कम होती है, तो वहां पे एग्रीकल्चर करने के लिए इरिगेशन की जरूरत पड़ेगी। और अब आप सोचिए, उस जमाने में पाइप नहीं होते थे अरबी की तरह कि भैया पाइप है पानी डाल दो। वो लोग कैसे, और ना ही मोटर हुआ करती थी, है ना, मोटर तो अब बनती है। तो आप सोचिए कि कैसे बिना मोटर के और बिना पाइप के वो लोग पानी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंचाते होंगे। बाल्टी भर भर के तो खेती हो नहीं पाएगी, है ना। तो कुछ ना कुछ उनके पास टेक्निक रही होगी पुराने जमाने में, तो ये चीज यहाँ पे इस बात को बताती है। फिर एक और चीज होती है कैनल्स, ठीक है। वाइल कैनल्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट द हरप्पन साइट सोटुगही इन अफगानिस्तान, सिमिलर एविडेंस इज लेकिंग इन पंजाब और सिंध। सोटुगही का मतलब ये हुआ कि छोटी छोटी नहरें मिलती हैं आपको, है ना, कैनल्स मिलेंगे, तो कैनाल जैसे हम लोग बोलते हैं, तो छोटी छोटी नहरों के थ्रू हमें ये एविडेंस मिलता है कि उस जमाने में पानी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पहुंचाते होंगे। लेकिन कहाँ नहीं मिलता है, पंजाब और सिंध वाले जोन में कम है ये वाली बात। तो आप समझ सकते हो कि पंजाब और सिंध में रिवर ही काफी सारी है ना, हड़प्पा की कंपेरिजन में। पंजाब तो नाम ही इसलिए बड़ा हुआ है, पंजाब 5 नदियों का जल जहाँ पे मिलता है 5, उसे पंजाब बोलते हैं। तो रिवर खूब सारी, तो कैनाल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, लेकिन जहाँ पे नहीं है वहां पे कैनाल बनानी पड़ेगी। इसके अलावा और चीज क्या हो रही है एग्रीकल्चर के अलावा, तो डिस्पाइट अ फोकस ऑन एग्रीकल्चर द हड़प्पन्स आल्सो एंगेज इन लार्ज स्केल एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री नहीं, एनिमल को पालने में। क्यों? क्योंकि एनिमल से बहुत अच्छी मिल सकती है, मिल्क, मीट एंड वूल, ये तीनों चीजें इनसे मिल सकती है, इसलिए एनिमल को पाला जा रहा है। Although there are traces of the horses in superficial level of Mohenjo-daro, ठीक है, and disputed terracotta figures from Lothal Harappa, culture was primarily centered around horses। तो ध्यान रखिएगा, हमें बहुत सारी चीजें मिली है, जैसे हॉर्सेस की, मतलब टेराकोटा की बनी हुई स्ट्रक्चर्स बनी हुई है लोथल वाले जोन में। तो आप देखोगे पुराने जमाने में ज्यादा जो चीज मिली है ना, वो घोड़े की मिली है। और आप याद करो, हम जो
जब लोग रामायण और महाभारत देखते हैं तो हम लोग वहाँ पे हॉर्स की बात सबसे ज्यादा करते हैं कि हॉर्स, घोड़े कितने हैं, घुड़सवार कौन है ना, घोड़ी घोड़ी का इंतजाम, रथी महारथी को आपने टर्म सुनी होंगी। तो उस टाइम में भी हॉर्सेस का यूज बहुत ज्यादा है, और हम समझ सकते हैं कि हॉर्सेस का यूज ट्रांसपोर्टेशन में भी खूब ही होता होगा। ट्रांसपोर्टेशन यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, हॉर्सेस बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, प्राइमरली सेंटर्ड अराउंड नहीं थे, प्राइमरली मतलब शुरुआत में नहीं मिले, लेकिन हमें बाद में उनके कुछ एविडेंस मिलेंगे, ठीक है। आगे, इकोनॉमी, इकोनॉमी यानी बिजनेस कैसे चलता है उन लोगों का, वो बात करते हैं। द इकोनॉमी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज हेवीली रिलायंट ऑन ट्रेड। उस जमाने में ट्रेड हो रहा है बहुत ज्यादा, ध्यान रखना ट्रेड किस तरीके से हो रहा है वो भी समझने वाली बात है। एविडेंस बाय द abundance of seal, a uniform script and standardized weight and measures across a wide geographical area। अब होता क्या था, उस जमाने में हर किसी का अपना एक सील होता था। सील यानी सिंबल, एक सील एक तरह की डायनेस्टी को दिखाता है, ठीक है। किसी एक इंसान की कोई डायनेस्टी है तो मान लो उसका घोड़ा उसका सिंबल है, किसी का हाथी सिंबल हो गया, किसी का एक वन राइनोसोरस हो गया। तो जितनी सील मिलेंगी ना, तो हम ये मान सकते हैं कि उस कंट्री की, मतलब उसमें ये अलग अलग डायनेस्टीज रहती होंगी। अब उनमें आपस में क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। ट्रेड हो रहा है तो किस तरह से ट्रेड हो रहा है, एक्सटेंसिव ट्रेड इन वेरियस कमोडिटीज सच एज स्टोन, मेटल एंड शेल। शेल होगा सीपी। जो ट्रेड हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, स्टोन के थ्रू, मेटल के थ्रू और शेल के थ्रू। शेल होते हैं वो समुद्र में मिलते हैं। ध्यान रखना, इस टाइम जो सिस्टम है ना वो है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब गुड्स को गुड्स से एक्सचेंज करना है। फिर बाद में ध्यान रखिएगा, अनलाइक मेटल मनी, ट्रेड वाज कंडक्टेड थ्रू अ बार्टर सिस्टम। जैसे पहले के टाइम में ना रुपए नहीं चल रहे थे, पहले चल रहा था बार्टर। बार्टर यानी आपने कुछ सामान दिया, बदले में कुछ सामान मिला। ये जो मनी वाला कॉन्सेप्ट है वो बाद में आया, बहुत बाद में आया, पहले सिर्फ बार्टर सिस्टम था। ध्यान रखिएगा। फिर कोई पूछ सकता है कि बार्टर सिस्टम में खराबियां क्या होती है, तो ये मैंने आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी एक बार, 9th क्लास की या 10th क्लास की एनसीईआरटी, उसमें बताया था कि बार्टर सिस्टम की खराबियां क्या होती है, कमियां क्या होती है। किसी को आइडिया है बार्टर सिस्टम की दिक्कत है? हाँ जी, एनीवन? अगर वो आपको याद नहीं आ रहा ना, तो ये बड़ी खराब बात है, क्योंकि आपने फिर 9th और 10th की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी अभी तक तो। नहीं जी, बार्टर सिस्टम का बताएं कोई कुछ, खराबियां क्या होती है। देखो वैसे आपको एनसीईआरटी लेवल तो चीजें आनी चाहिए, अगर आप एनसीईआरटी भी नहीं याद कर पा रहे हो ना अभी तक, तो गड़बड़ी वाली बात है ये तो। देखिए यहाँ पे बार्टर सिस्टम का मतलब होता है गुड्स को गुड्स से एक्सचेंज करना। दिक्कत क्या आती है इसमें, इसमें आती है दिक्कत क्वालिटी एंड क्वांटिटी की। हाँ सुन लो अभी, क्या दिक्कत आती है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी की। सपोज कर लो कि एक बंदा है इसके पास मैंगो है, और दूसरा बंदा इसके पास डायमंड है। अब इन दोनों को ट्रेड करना है। अब पहली दिक्कत तो क्या है ना, मैंगो वाले इंसान को डायमंड चाहिए होना चाहिए, और डायमंड वाले को मैंगो। इसे बोलते हैं डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं इसको, डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। कि दोनों की जो चीज हमको चाहिए वो उनको मिल जाए, को इंसिडेंस हो जाएगी, उसको जो चाहिए था इसके पास है, इसको चाहिए उसके पास है। पहली चीज है होनी चाहिए। दूसरी दिक्कत क्या है, ये मैंगो के बदले में डायमंड लेगा, तो अब कैसे डिसाइड होगा कितने मैंगो के बदले में कितने डायमंड मिले। साथ ही साथ मैंगो का साइज कैसा होना चाहिए, मैंगो किस तरीके की होनी चाहिए, ये मैटर भी करता है। और डायमंड किस तरीके का होगा, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों डिसाइड करनी पड़ती थी। तो बार्टर सिस्टम में सबसे दिक्कत ही ये थी कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी कैसे डिसाइड होगी, है ना, ये डिसाइड कर पाना मुश्किल था। दूसरा, नेविगेट अलोंग द कोस्ट ऑफ द अरेबियन सी वाज प्रैक्टिस्ड फैसिलिटेटिंग मैरीटाइम ट्रेड। यानी उस जमाने में कोस्ट भी थे, कोस्ट यानी समुद्र का जो एरिया जहाँ पे अपन ट्रेड करते हैं, और उस जमाने में समुद्र से ट्रेड भी हो रहा था दूसरी कंट्री के साथ। तो यानी इकोनॉमी तो अपनी बहुत अच्छी है, और इसीलिए हम, हमारी कंट्री धीमे धीमे क्या बन जाएगी कुछ समय के बाद, गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया, ठीक है। इस तरह के ऑर्नामेंट्स भी उस जमाने में बनाए जाते हैं। उस जमाना मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में, तो ये ज्वेलरी है उस जमाने की, इस तरह की ज्वेलरी भी बनाई जाती थी। आगे देखिए,
ट्रेड कौन कौन सी कंट्री से हो रहा है? तो अफगानिस्तान के साथ हो रहा है, सेंट्रल एशिया के साथ हो रहा है, प्लस थोड़ा दूर चले जाइए, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर जो कि नाइल रिवर के आसपास आपको मिलेगी, अफ्रीका में कहीं मिलेगी, वहां भी, और चाइना के अंदर भी है ना, हांगहो रिवर है, वहां पे भी ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब था कि हमारी कंट्री का ट्रेड दूसरी कंट्री से अच्छा खासा चल रहा था। ध्यान रखिएगा। नोटेबली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड इन लैपिस lazuli was conducted, potentially enhancing the social prestige of the ruling class. धीमे धीमे हमने क्या किया, ऐसी जगहों पे भी ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया जो काफी दूर थी, और इन पर जो ट्रेड कर पा रहे थे वो लोग करते थे रूलिंग क्लास वाले, रिच लोग, क्योंकि बहुत दूर तक जाना मुश्किल था उस जमाने में। क्यों मुश्किल है? क्योंकि ऐसे तो है नहीं गाड़ी में रखा सामान चल रही है, बैलगाड़ी है, रास्ते में कोई लूट ही लिया तो वही दिक्कतें थी, तो उसके लिए आर्मी लेके चलनी पड़ती थी अपनी, जिसमें कोई लूट ना ले। अगला है क्राफ्ट, तो जैसे कि मैंने बात की थी डांसिंग गर्ल, तो ये डांसिंग गर्ल, ठीक है ना, ये वाली ब्रॉन्ज वाली क्राफ्ट। और ये अपन को ये कुछ स्टेचू मिले हुए हैं, ये कुछ मटका टाइप की चीज है, और ये कुछ एनिमल की स्क्रिप्ट है, ये वन ऑन ट्राइनोसोरस है, ये कुछ स्क्रिप्ट हमको मिली है वहां पे एक्सकवेशन में। कई चीजें पत्थर, मतलब कई चीजें मिट्टी से बनी हुई है, कोई ब्रॉन्ज मेटल से बनी हुई है, इस तरीके से। हाँ जी, हमको कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी। नहीं, क्या बोल रहे थे आप? आराम से बोलो। ये है सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऐसे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में कभी नहीं आएंगे पता है पहली चीज आपको। ये सबसे लंबी, सबसे बड़ा, सबसे पहला, सबसे आखिरी, ये क्वेश्चन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ही इररिलेवेंट है। जैसे कि कभी, अच्छा, ओके, ठीक है। वैसे तो अगर हम एशिया की सबसे लंबी रिवर की बात करेंगे तो यांग, मैं लिखता हूँ यांग टिशी है, YANGTZ, ठीक है, यांगसी रिवर बोलते हैं इसको, ठीक है, ये है। लेकिन ये भी चाइना के अंदर ही है, ठीक है। लेकिन हालांकि ये अपने लिए बिल्कुल भी काम की चीज नहीं है यूपीएससी के अंदर, बस ये मैं बताना चाह रहा था आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही नहीं है ना, आप कभी भी उठा के देखेंगे ना पेपर, तो इसमें आपको ऐसी चीजें मिलेंगी नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। बट ठीक है, नॉलेज हो तो अच्छी बात है, हालांकि इतना मुझे इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हमको वहां पे कुछ स्क्रिप्ट वगैरह मिले और कुछ मॉन्यूमेंट, कुछ स्टैच्यू। क्राफ्ट, क्राफ्ट देखिए, क्राफ्ट मतलब कुल मिला के किस तरह की चीज बनाई जा रही थी उस जमाने में। The Harappans demonstrated expertise in the manufacturing and utilizing of bronze. अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं एक्सपर्टीज है इनके पास? आप सोच के देखो उस जमाने में ब्रॉन्ज से कुछ बना पाना, मतलब पहले तो उसको इतना बना, मतलब मेल्ट करना पड़ेगा ना मेटल को, पहले आपको मेटल को पिघलाना पड़ेगा, मेटल को पिघलाना पड़ेगा, फिर कुछ बनाना पड़ेगा। और इतना टेम्परेचर क्रिएट करना कैसे किया होगा उन्होंने? क्योंकि लकड़ी जलाने से हुआ नहीं था टेम्परेचर, तो कुछ ना कुछ उनके पास टेक्निक रही होगी। उन्होंने ब्रॉन्ज का यूज किया, कॉपर का यूज किया, है ना, खेतरी डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर है। तो ये कुछ चीजें हैं कि भैया उनको मेटल को मेल्ट करना भी आता था और उससे कुछ बनाना भी आता था, ये बड़ी बात है। सिमिलरली टेक्सटाइल, अब टेक्सटाइल तो बनाई जाएगी, कपड़े वगैरह की चीजें जो है उनको बनाया, उनसे कुछ ये बनाई जा रही है। और साथ ही साथ आपको ब्रिक यानी ईंट मिट्टी से बनी हुई चीजें भी क्राफ्ट के फॉर्म में मिलती है, जैसे पॉटरी, मटका वगैरह, ये सब चीजें मिलेंगी आपको। एक दो चीजें और भी हैं, उनकी फोटो आपको दिखा देंगे। एक ये है जो बियर्ड मैन की हमने बात की थी ऊपर, बियर्ड मैन। हालांकि मैं अक्सर बोलता हूँ कि ये फोटो कुछ कुछ लग रही है आपको मोदी जैसी, मोदी जी जैसी, मतलब मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी। जमती है थोड़ी बहुत, तो फिर मुझे ही लग रही है। है ना, थोड़ी सी देखिए, कभी सोचना आप, ऐसा सोच लगेगा। ये बियर्ड मैन है, मतलब इनको योगी बोला गया है, स्कॉलर पर्सन। योगी कैसे बोला गया कि इनकी आईज हाफ ओपन है, तो सोच रहे हो, ध्यान मग्न हो। ये शॉल ओढ़ा हुआ है इन्होंने, और ये हैंड होगा पूरा बहुत टूट गया होगा टाइम के साथ, दैट्स व्हाई। और ये बियर्ड के बारे में बताया हुआ कि बियर्ड ड्रॉ करनी भी आती है लोगों को, मिट्टी में बनाई हुई है ये पूरी की पूरी इमेज, है ना। तो ये कुछ इस तरह से दिखाया हुआ है कि स्कॉलर, या फिर पुराने जमाने में उस टाइम में ऐसे भी लोग रहे हैं जो कुछ रिलीजियस एक्टिविटी वगैरह करते होंगे, उस तरह की बात है। तो हड़प्पा के अंदर देखिए, हड़प्पन क्राफ्टमैन वर इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग बोट मेकिंग, तो बोट बनाने में वो माहिर थे। बीड में यानी मन के, सील, सील यानी वो स्क्रिप्ट,
जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, सील यानी जो अलग डायनेस्टीज की सील होती है वो, एंड टेराकोटा प्रोडक्शन, मिट्टी से बनने वाला टेराकोटा, मिट्टी का टाइप है। देन गोल्ड स्मिथ, जो सुनार लोग होते होंगे वो ज्वेलरी वगैरह बनाएंगे, और ज्वेलरी में गोल्ड यूज हो रहा है, प्रीशियस स्टोन, सिल्वर यूज हो रहा है, रत्न मनके वगैरह ये सब कुछ। और पॉटरी, मटके मटके वगैरह भी बन रहे हैं, और प्लस उनको साइनिंग दी जा रही है, ग्लॉसी टच दिया जा रहा है, साइनिंग। पॉटरी मोस्टली क्राफ्टमैन वाले लोग होते हैं, जो कुम्हार टाइप के लोग होते हैं, वो बनाते हैं पॉटरी, मटके, घड़े, ये सब कुछ चीजें। अब बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस मीन्स टेम्पल्स वगैरह है कि नहीं है, कल्चर किस तरीके से चल रहा है, वो सब कुछ। तो लिमिटेड रिटर्न मटेरियल, हमें रिटर्न में तो बहुत ही कम चीजें मिली है, ठीक है, क्योंकि वहां पे ऐसी कुछ चीजें मिली नहीं, हम लोगों को ज्यादातर इमेजेस मिली है, पिक्चर्स मिली है। तो इंडस वैली में हम ये मान लेते हैं कि कुछ इंडस स्क्रिप्ट्स मिली है, स्क्रिप्ट्स होना कुछ लिखावट का नॉलेज। तो लिखावट की मैंने एक फोटो दिखाई होगी आप लोगों को, वहां की एबीसीडी कैसी थी, देखो दिखा, ये रही, ये उनकी एबीसीडी है, ये वाला। हालांकि अपन को इसमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलना चाहते होंगे ये लोग, लेकिन ये उनकी एबीसीडी है, ये स्क्रिप्ट मिले हमें लिखे हुए, मतलब वो लोग इस लैंग्वेज में कुछ लिखा करते होंगे। अब इसका मीनिंग क्या है अभी तक हम लोग समझ नहीं पाए। हालांकि एक दो आपको सिंबल देखने को मिलेंगे जो अभी हम यूज करते हैं, है ना, ये सतिया टाइप का एक सिंबल है, बाकी ये उनकी स्क्रिप्ट थी। तो यही इनके इंस्टीट्यूशंस थे, और धीमे धीमे सिविलाइजेशन डेवलप होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब्सेंस ऑफ टेम्पल एट हड़प्पन साइट, आपको टेम्पल नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कई बार बोलता भी हूँ पढ़ाते हुए कि भगवान तो अभी बनाए गए हैं, बाद में हड़प्पन टाइम में, उससे पहले, उसके बाद में, उस टाइम में आपको टेम्पल्स नहीं मिलते। लेकिन हाँ, रिलीजियस एक्टिविटी मिल सकती है, कि ग्रेट बात है, तो हम लोग मान लेते हैं कि वहां पे रिलीजियस एक्टिविटी होती होगी, तो वो सब कुछ चीजें हैं, रिलीजन है, पॉलिटिक्स है, लेकिन टेम्पल्स का डेवलपमेंट उस जमाने में नहीं हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, टेम्पल्स नहीं है उस जमाने में। तो archaeological records do not provide clear indication of a centralized power structure or depicted ruling figure, यानी उस जमाने में ये भी नहीं मालूम पड़ता है कि उस पूरे एरिया पर क्या एक ही ग्रुप रूल कर रहा था या कोई एक फैमिली रूल कर रही थी, इसके बारे में पूरा पर हमको आइडिया नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, हम इतना जान जाते हैं कि दो ग्रुप हैं, दो ग्रुप कौन, एक रूलर ग्रुप है और दूसरा थोड़ा सा वीकर ग्रुप है। तो यानी पॉपुलेशन को मोस्टली दो ग्रुप में डिवाइड किया था, एक रूलिंग क्लास और दूसरी इसे रूल किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये कभी भी नहीं है। एन अल्टरनेट थ्योरी सजेस्ट दैट while there may not have been a single ruler power could have been decentralized with multiple rulers representing individual urban center within the civilization। कहने वाली बात यह है कि हम ये बिल्कुल पता नहीं लगा पाए अभी तक कि क्या पूरे एरिया में कोई एक ही रूलर था या फिर कई अलग अलग रूलर थे, इसके बारे में क्लियर इंडिकेशन नहीं है। लेकिन इतना क्लियर है कि एक रिच क्लास थी और दूसरी लेस रिच, मतलब जो गरीब लोग होंगे, आम लोग। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके बाद रिलीजन की बातें करेंगे, थोड़ा सा और भी टॉपिक बाकी है, तो वो हम लोग कल कर लेंगे। अभी इतना किया, एक बार आप लोग कोई भी पुरानी बुक से थोड़ा सा पढ़ लेना, जिसको आपको एक आइडिया रहे कि हम लोग क्या करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे है ना वो एनसीईआरटी वाली चीजें नहीं बताएंगे ना, तो थोड़ा सा हो सकता है आपको एकदम समझ में दिक्कत आ रही हो, लेकिन थोड़ा सा आप पढ़ के रखेंगे पुरानी एनसीईआरटी। जैसे मैंने बताया भी होगा, आपको 7 से 8 से लेकर 12 वाली पढ़नी भी चाहिए हिस्ट्री की। किसने रीडिंग करी है एनसीईआरटी की आप में से? लास्ट एक वीक का टाइम इसलिए दिया था कि थोड़ा बहुत पढ़ लो आप लोग। ये सनी वन कोई पढ़ा नहीं? चलिए कोई नहीं, पढ़ लीजिएगा, कल करते हैं, कल मिलते हैं क्लास में, ठीक है। ओके।